जय हिंद। एक बड़ी कहानी, इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। हमारे पास कुछ जानकारी आई है और वो जानकारी ऐसी है जो हमें दहला देती है, और दहलाना भी ऐसा वैसा नहीं। अगर आप कल्पना करें कि पूरी दिल्ली जमींदोज हो जाए, आप कल्पना करें कि दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग हमारे आपके बीच में न रहें, तो आपको कैसा लगेगा? खतरा हमारे दरवाजे पर है। और आज इसी रिपोर्ट का हम खुलासा कर रहे हैं जो हमारे पास आई है। रिपोर्ट यह आई है कि दिल्ली में आतंकवादी एटम बम फोड़ सकते हैं। हमारे आसपास के मुल्कों के पास एटम बम हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, चीन के पास एटम बम है, बांग्लादेश और म्यांमार के पास होने जा रहा है। आपने कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट देखी होगी कि म्यांमार बिल्कुल दरवाजे पर है एटॉमिक ताकत और एटॉमिक बम हासिल करने के। ईरान के पास है, लेकिन हमसे लगे हुए तो लगभग सभी, एक नेपाल और श्रीलंका को छोड़ के सबके पास है। क्या होगा अगर दिल्ली में कोई आतंकवादी आए और कनॉट प्लेस में एक बम फोड़ दे? बम फटने से होता क्या है? ये हमारी आज की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको बताने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 लोग हैं। डॉक्टर अनिल बंसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और इस समय ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर मनीष वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस रिसर्च में इनका बड़ा योगदान है जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और इस इंफॉर्मेशन को भी लाने में आपके सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं नहीं कह सकता कि आप इसको कितना सच समझेंगे कितना नहीं, लेकिन ये मान लीजिए अगर बम फटता है 100 सूरज की रोशनी के बराबर रोशनी होगी और हमारी आंखें चौंधियाई नहीं जाएंगी, हम अंधे हो जाएंगे, भले ही हम आंख खोलें या ना खोलें। डॉक्टर मनीष हमारे पास हैं। डॉक्टर मनीष, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दरअसल अगर एटम बम यहां पर आता है, जो कि अब कल्पना नहीं है, और आतंकवादियों के पास शायद जो रूस जो टूटा और CIS कंट्रीज से बम गायब हुए, एटम बम गायब हुए, हमारे पड़ोसियों के पास पहुंच चुके हैं। उनका निशाना पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने, वो एटॉमिक ठिकाने तो हैं ही हैं आतंकवादियों के पास, लेकिन उनका एक आसान निशाना दिल्ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जानकारी आई है हमारे पास, उसका एक हिस्सा ये बताइए कि आखिर ये एटम बम अगर फटता है तो होता क्या है? देखिए, जहां कहीं भी एटम बम अगर फटता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो एटम बम के साइज पे डिपेंड करता है। अगर मान लें हम कि 1 मेगाटन का एक बम है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हिरोशिमा में जो बम गिरा वो 20 टन का था, लेकिन आज जिस तरह के जो बम बन रहे हैं वो कई मेगाटन्स में बन रहे हैं, 15 मेगाटन, 40 मेगाटन। लेकिन अगर हम एक मीडियम साइज बम की बात करें जो 1 मेगाटन का हो, तो कुल मिलाकर के ये जिस जगह पे अगर ये गिरेगा उस जगह पे एक क्रेटर होगा, और उसके आसपास उस रेडियस में 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई आदमी नहीं बच सकता, क्योंकि वो गामा रेज की चपेट में आ जाएगा। लेकिन संतोष जी, जो लोग इस 10 किलोमीटर के रेडियस में रहेंगे वो इस हादसे के सबसे लकी लोग होंगे, क्योंकि उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है, और वो वेपोराइज्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके बाहर जो लोग होंगे, जहां पे रेडिएशन अपना प्रभाव अब लोगों को अपने चपेट में लेगी, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजारा होगा। अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जानकारी दे रहा हूं कि अगर कनॉट प्लेस में कोई आतंकवादी सिर्फ 1 मेगाटन का बम फोड़ता है, जो कि वो फोड़ सकता है, तो क्या होगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, सेना मुख्यालय, सेनाध्यक्ष का घर, पूरी पुरानी दिल्ली जिसमें मेरा ख्याल है लाखों मुसलमान रहते हैं, और 10 किलोमीटर का एरिया कनॉट प्लेस से आप इस तरीके से घुमाइए,
एक पेंसिल और 10 किलोमीटर में जितनी जगहें आती हैं वो सारी की सारी जगहें जमीन दोष हो जाएंगी, भुरभुरा करके गिर जाएंगी। यहां रहने वाले लोग, डॉक्टर मनीष ने जो कहा, अब मैं उसका मतलब समझाता हूं कि ये लोग भाग्यशाली होंगे, लकी होंगे, क्योंकि ये लोग तुरंत मर जाएंगे। लेकिन जो नहीं मरेंगे, एम्स खत्म हो जाएगा। 10 किलोमीटर के रेडियस में डॉक्टर बंसल से हम पूछेंगे अभी थोड़ी देर में कि कितने अस्पताल हैं, वो सारे अस्पताल समाप्त हो जाएंगे। ये जो विनाश लीला होगी, इस विनाश लीला की वजह से जो हाहाकार मचेगा और जो इसके बाहर के लोग हैं, मेरा ख्याल है पालम भी इसकी, जो जहां हमारा हवाई अड्डा है, इसकी चपेट में आएगा क्या? वहां वो चपेट में आ जाएगा, लेकिन वहां डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है। डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन वहां पे रेडिएशन का प्रभाव जरूर होगा, काफी ज्यादा। इसका मतलब है कि लेकिन जो बम फूटेगा वो ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? ये बेसिकली जब कोई ब्लास्ट होता है तो जो मशरूम बनता है, वो मशरूम जो बनता है वो जो क्रेटर के आसपास के जो इलाके होते हैं उसको वो अपने आप में इनगल्फ करता हुआ सारी धूल मिट्टी सारी चीजों को लेकर के वो ऊपर चला जाता है। और जो चेन रिएक्शन जो वहां पे उस दौरान जो होता है तो वो मशरूम नहीं है, वो बेसिकली आप ये समझ लीजिए 40-50 सन के बराबर, मतलब सूरज की रोशनी के बराबर वहां अंदर विस्फोट होते हैं। और ये धीरे धीरे वो कूल डाउन होता है और जो चीजें जो उस मशरूम में शामिल होकर के वो ऊपर गई हैं, इसको हम कहते हैं कि फिर वो आसमान से वो रेडिएशन धूल मिट्टी पदार्थों के साथ मिलकर वो जमीन पे गिरना शुरू होती है। अगर कनॉट प्लेस में धमाका होगा तो पलक झपकते जो गामा किरणें फैलेंगी, वो गामा किरणें लोगों को पिघला देंगे। पिघलने का मतलब समझ गए ना आप? पिघला देंगे। ये मंजर होगा दिल्ली का। मनीष, गामा किरणें क्या है? गामा किरणें बेसिकली आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। जिस तरह से एक्सरे शरीर को हम लोग अंदर देख पाते हैं, लेकिन गामा किरणें काफी लो फ्रीक्वेंसी की होती है, इसलिए कोई भी लिविंग बीइंग इसके कांटेक्ट में जो गामा किरणें जो एटम बम के फिशन रिएक्शन से या फ्यूजन रिएक्शन से जो निकलती है, वो इसका सिर्फ एक काम है कि रास्ते में जो भी लिविंग चीज आएगा उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद आपको बताएंगे कि अगर दिल्ली में बम विस्फोट होता है तो सचमुच किस तरह की तबाही होगी। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, एम्स 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल ऐसी तबाही आएगी जो आपके और हमारे सोच से बिल्कुल परे, हम सोच भी नहीं सकते किस तरह की तबाही आएगी। और ये खतरा हमारे दरवाजे पर है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस बम की वजह से कहां क्या क्या होगा। थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको हम बता रहे हैं दिल्ली में एटम बम अगर कोई आतंकवादी फोड़ दे तो क्या होगा। बात शुरू करने के साथ साथ ये और बता दें ब्रेक के बाद आपको, अगर ये बम जयपुर, पटना, लखनऊ या भोपाल जैसे शहरों पे कोई आतंकवादी अगर वहां पे उसको ब्लास्ट करे तो ये शहर इतिहास हो जाएंगे। आधी दिल्ली भी इतिहास हो जाएगी, लेकिन ये शहर तो संपूर्ण इतिहास हो जाएंगे। पर आगे बातचीत करें, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि दिल्ली में क्या क्या होने वाला है, पर उसके पहले आपको ये हम बता दें कि ये खतरा कितना जेन्युइन है, कहीं कोई कल्पना तो नहीं है। डॉक्टर मनीष के पास रिपोर्ट है कि ये खतरा कितना जेन्युइन है और हमारे दरवाजे पर खड़ा खट 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 कर रहा है। डॉक्टर मनीष, देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो है वो आतंकवादियों से है। और एक मन में लोगों की धारणा ये होती है कि आतंकवादी जो है वो किसी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनका माइंड जो है वॉश किया हुआ होता है। असलियत ये है कि जो अलकायदा या तालिबान जैसे जो बिल्कुल प्रोफेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। उसमें न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, हार्वर्ड के पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड के पीएचडी हैं, जो बकायदा इनके लिए काम करते हैं। इन्होंने एक इजाद किया है, एक बम जिसको हम कॉमन पार्लेंस में कहते हैं डर्टी बम। डर्टी बम बेसिकली जो है वो रेडिएशन डिस्पोजल
यूनिट की तरह काम करता है। ये नॉर्मल एक्सप्लोसिव होते हैं, टीएनटी वगैरह, जिसके ऊपर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसको वो लपेट देते हैं कि ताकि जब विस्फोट होता है तो एक्सप्लोजन के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे वहां पे वो फैल जाता है, जिससे फिर रेडिएशन जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ये भयावह स्थिति है। बेसिकली आप ये समझिए एटम बम की ही तरह है, लेकिन एटम बम में फिशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है और जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब डर्टी बम होता है तो इसमें वो चीज नहीं होती, लेकिन उसके बाद के जो इफेक्ट्स जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडिएशन अपना जो कहर बरपाती है वो पूरे इलाके में वैसा माहौल बन जाता है। अब जो स्थिति है हमारे मुल्क के आसपास या जो ग्लोबल स्थिति जिस तरीके से है आतंकवादियों को लेकर के, तो उसमें लगता है जो खतरा है वो खतरा अमेरिका को नहीं है, खतरा यूरोप के देशों को नहीं है, खतरा डायरेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर है कि अलकायदा, तालिबान जैसे लोग इस तरह के डर्टी बम का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। संतोष जी, दूसरा खतरा एक और है। दूसरा खतरा आतंकवादियों से ये है कि अगर हमारे किसी न्यूक्लियर प्लांट में ये कोई अटैक कर देते हैं 9/11 जैसा, कि कोई भी पैसेंजर प्लेन या कुछ वो जाकर के रिएक्टर में मार देते हैं, तो उससे भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो फैलेगा उसका भी इफेक्ट एक न्यूक्लियर बम की तरह होने वाला है। जब हम पड़ोसी कहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान की सामाजिक स्थिति, पाकिस्तान की सेना की स्थिति या पाकिस्तान में जो माहौल है हिंदुस्तान को लेकर के, आम जनता कुछ नहीं चाहती है, लेकिन वहां पर ऐसे तत्व हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपने दिमाग में जहर उनके दिमाग में है और हिंदुस्तान उनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है। हो सकता है वहां के प्रधानमंत्री को पता ही न चले, वहां के राष्ट्रपति को पता ही न चले, न्यूक्लियर वेपन्स को देखने वालों के बीच में से कोई लेकर के उस बम को हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दें। ये सारी चीजें अब कल्पना की नहीं रही हैं। और पाकिस्तान से यहां पर एक मोटे अनुमान के हिसाब से अगर कोई मिसाइल 10 मिनट के भीतर हिंदुस्तान पे अटैक कर सकती है, हिंदुस्तान को अगर उन 10 मिनट में रिएक्ट करने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का कराची, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और पाकिस्तान का पेशावर जमीन दोज हो जाएंगे। पर वो 10 मिनट का मौका हिंदुस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज का विषय हमारा ये नहीं है। आज का विषय हमारा ये है कि अगर आतंकवादी यहां पर हमला करते हैं तो दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली कनॉट प्लेस में अगर बम फूटता है तो दिल्ली के कितने इलाके जाएंगे और किस तरह की तबाही का मंजर होगा। देखिए, सबसे पहला जो हमने वो बात कही कि जो 10 किलोमीटर के रेडियस में जो इलाके आएंगे वहां पे गामा रेस प्लस जो आप ये समझिए कि अगर कनॉट प्लेस अगर टारगेट है तो कनॉट प्लेस के उदाहरण के लिए कनॉट प्लेस को सेंटर मान लेते हैं। हाँ, तो कनॉट प्लेस के ऊपर 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक आग का गोला वो नजर आएगा जिसे जो लोग 50 किलोमीटर की दूरी से भी अगर देखेंगे नेकेड आई से, नहीं देखें या नहीं देखें दोनों स्थितियों में अंधे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो अंधे हो जाएंगे। 50 किलोमीटर की दूरी से भी लोगों के आंखों में वो परेशानी पैदा करेगा। इसके अलावा जो विस्फोट के बाद जो प्रेशर डिफरेंसेस जो पैदा होती है उसकी वजह से आंधी चलती है, और वो आंधी किसी, आप ये समझ लीजिए कि प्रेशर वायु का एक वॉल इस इलाके में दरकता हुआ गुजरेगा और इसके चपेट में ये 10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी बिल्डिंगें होंगी वो जमींदोज, वो स्टैंड ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वायु की जो गति होगी वो एक आंधी एक आग की आंधी वो भी 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये वो इस पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस के इलाके को वो इस तरह से खत्म कर देगी। साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, वो गामा रेस की चपेट में आएंगे और वो गामा रेस का इफेक्ट, संतोष जी मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को, दर्शकों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा गामा रेस। गामा रेस के इफेक्ट से आदमी इमीडिएटली वेपराइज हो जाता है, मतलब आप हैं और अचानक आप गायब हो गए। वो ऐसा नहीं कि शरीर का कोई जला हुआ कटा हुआ भाग आपको दिखेगा, यानी ढांचा स्केलेटन नहीं नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, खत्म, सडनली यू आर गॉन। तो ये वो इलाके होंगे
इस इलाके में आप नई दिल्ली ले सकते हैं, साउथ एक्स ले सकते हैं, ITO ले सकते हैं, पुरानी दिल्ली, सदर बाजार, करोल बाग, दिल्ली कैंट, धौला कुआं, चाणक्यपुरी, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। लेकिन इसके बाद का जो इलाका है संतोष जी, जहां पे दर्दनाक और कहानियां जहां से निकलेंगी, जैसे मेरठ, जैसे फरीदाबाद, जैसे गुड़गांव, नहीं ये दिल्ली से ये इसके इफेक्ट दूसरे होंगे, लेकिन मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जो इस 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर है, जैसे लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, कश्मीरी गेट, मॉडल टाउन, वजीरपुर, तिलक नगर, RK-पुरम, ओखला, ग्रेटर कैलाश, और साथ ही साथ ये सारे इलाके जो है जहां पे जो क्रेटर जो बना, जो मशरूम बनने के बाद जो न्यूक्लियर जो रेडिएशन का जो प्रकोप इन इलाकों पे होगा, वहां के लोग रेडिएशन के चपेट में आएंगे इन इलाकों में, 10 किलोमीटर के बाहर के इलाकों में, दिल्ली में। तो रेडिएशन का जो इफेक्ट जो इमीडिएटली होगा वो शरीर के अलग अलग अंग में अलग अलग तरीके से होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्किन है, तो स्किन अचानक वो फटने लगेगी, वो फूलने लगेगी, वो गिरने लगेगी, पिघलने लगेगा। कल्पना ही नहीं हो सकती जो 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 मनीष बता रहे हैं कि वैसी स्थिति को देखने के लिए मेरा ख्याल है दिल्ली में हम और आप होंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लौटने के बाद जब आपके पास आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में इस स्थिति से निपटने की कोई तैयारी है कि नहीं है, और इसके ऊपर हमने काफी रिपोर्ट तैयार की है, रिसर्च की है, लोगों को हमने भेजा है। हमारे पास काफी जानकारी है कि अगर ये स्थिति हो जाती है तो दिल्ली में सरकारी अमला, दिल्ली के डॉक्टर, दिल्ली के अस्पताल, सेना तैयार है कि नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली कितनी तैयार है इस स्थिति का सामना करने के लिए? हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल बंसल हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी स्थिति अगर आती है तो दिल्ली के अस्पताल और दिल्ली के डॉक्टर, क्या इन लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसा आपने बताया, ये एक बहुत भयावह स्थिति होगी। जापान के अंदर जब बम फटे थे तो पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए थे। जब एक बार कोई ऐसा बम फट गया जैसे कि एटम बम फटा, तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जैसा कि मनीष जी ने बताया, आजकल छोटे बम आ गए हैं जिसके बाहर रेडियो एक्टिव मटेरियल की परतें लगाकर वो बम का उतना असर नहीं होगा, लेकिन वो बम फोड़ना आसान है और उसके रेडिएशन के इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, डॉक्टरों के पास इसकी जानकारी है क्या, क्या इलाज होगा, इसका नहीं होगा? देखिए, इसमें इलाज जो होता है रेडिएशन के अंदर, इमीडिएटली जो रेडिएशन से बॉडी को नुकसान होता है, एक बार जब वो हो गया तो वो तो डैमेज परमानेंट हो गया। फर्दर उसको रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि मास्क होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, जिससे कि बॉडी में रेडिएशन ना जाए। रेडिएशन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रेडिएशन माइल्ड है तो हेयर लॉस होंगे या स्किन के अंदर कोई नुकसान होगा, लेकिन अगर रेडिएशन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमारे हार्ट को भी असर कर सकती है, हमारे GI सिस्टम को भी कर सकती है, हमारे ब्रेन को भी कर सकती है। मनीष, हमारे जो संवाददाता गए थे दिल्ली के अस्पतालों में जानकारी के लिए, वो क्या रिपोर्ट लेके आए? देखिए सर, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले स्क्रैप में वो कोबाल्ट निकल गया था। 4-5 लोग कोबाल्ट के रेडिएशन से नीले पड़ गए थे। अब आपको जो हमारी तहकीकात से पता चला वो ये है कि एम्स में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे एक यूनिट बनाया गया है जिसे कॉमनवेल्थ तक तैयार करना है। अब ये पता नहीं सरकार को क्या लगता है कि इस बॉम्ब से, रेडिएशन से कॉमनवेल्थ का क्या रिश्ता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक वहां ताला लगा हुआ है। जब ये 4 लोग रेडिएशन की चपेट में आए तो दिल्ली के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें पता नहीं था कि आखिर इनको ट्रीट कैसे किया जाए। नंबर 2, फिर भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर बाग से लोगों को बुलाया गया कि इस पे एक्सपर्ट राय ली गई कि भाई इसमें करना क्या है। तो ये स्थिति है सर। दूसरी मजेदार बात यह है कि जब भी रेडिएशन वाला इलाका होता है, जो डॉक्टर साहब जो ने कहा कि जो क्या हम डर्टी बम्स के लिए भी तैयार नहीं है,
डर्टी बम्स क्या हम कोबाल्ट जैसे रेडिएशन के लिए भी तैयार नहीं है। हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, हमने फायर ब्रिगेड के लोगों से बातचीत की, और ये तो सवाल सुनते ही सन्न रह गए, उनका मुंह खुला रह गया, उनका ये क्या आप बात क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये जवाब था दिल्ली के बड़े फायर ब्रिगेड अधिकारियों का और बड़े पुलिस अधिकारियों का। मनीष, सेना इसके लिए तैयार है क्या? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपको जानकारी, सेना इस सिचुएशन के लिए तैयार है? देखिए, इसमें अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा तैयारी किसी की भी नहीं है। दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इनमास के नाम से बना हुआ है, जो आर्मी का ही है, वहां पर इसमें कुछ काम हो रहा है और उसमें चल भी रहा है। बट लेकिन आम पब्लिक के बीच में या आम अस्पतालों में आम डॉक्टरों को, आम लोगों को कुछ नहीं पता है। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस का भी गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। ये मून शूट की बात आपने क्या बात कही थी, जो कुछ होता है? हाँ, होता ये है सर कि जब भी कोई इस तरह के रेडिएशन का इलाका बनता है जहां पे रेडिएशन का इफेक्ट है, तो संतोष जी, सेना हो या कोई भी आदमी या डॉक्टर, कोई आदमी वहां रेस्क्यू के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि उस इलाके में जो जाएगा वो रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। इसके लिए आप ये उस तरह का एक सूट आता है जिसे मून सूट कहते हैं, जो पहन करके, जिसे पहनने के बाद रेडिएशन शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। दिल्ली में है लोगों के पास? दिल्ली में नहीं लोगों के पास नहीं है। ये सारी बात इतनी खतरनाक है, इतनी गंभीर है और इतनी चिंताजनक है कि इसके बारे में हम ये जो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, दरअसल हम ये आपके बहाने से इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के राष्ट्रपति को, इस देश के नेता विपक्ष को, सारे राजनीतिक दलों को और सारी व्यवस्था को बता रहे हैं कि समय रहते आंख खोलिए और आंख खोलने के साथ ही साथ तैयारी शुरू कीजिए। देश के 100 किलोमीटर के बाहर ऐसे अस्पताल नहीं है जहां अच्छा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, बाहर से लोग दौड़ करके एम्स आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दिल्ली की परिधि के बाहर, बंबई की परिधि के बाहर अस्पताल खोलने चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक नया तरीका ढूंढना चाहिए। कितने लोग डॉक्टर मनीष इस मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड किए गए हैं? दिल्ली में एक स्टडी के मुताबिक 150 लोग ट्रेंड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वो डिजास्टर मैनेजमेंट ये रेडिएशन वाले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे किसी भी वक्त सिर्फ 15 लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, जो किसी एक बिल्डिंग में आग लगने के लिए वो कम है। किसी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में अगर दिल्ली में आग लग जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, 15 लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, वो ऑन ड्यूटी ऑन दैट फॉर दैट मोमेंट वो लोग कम है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई रेडिएशन वाला इलाका हो, मेरी बातचीत भी हुई उनसे, रेडिएशन का क्या इलाज हो, कैसे हो, ये उन्हें नहीं पता था। आपने इस प्रोग्राम को और इसकी भयावहता को अगर समझा है तो जरा इस देश की सरकार को समझाइए, इस देश के राजनेताओं को समझाइए। इस देश में डेंगू का अभी तक इलाज हम नहीं तलाश पाए हैं और यहां तक कि अगर जब डेंगू फैलता है तो प्रधानमंत्री के घर में उनके परिवार के लोग बीमार हो जाते हैं। इस प्रोग्राम के साथ हम इस देश की राजनीति से, इस देश की सरकार से, इस देश की संसद से ये अनुरोध करते हैं कि समय रहते आने वाले इस खतरे का सामना करने के लिए तैयारी कीजिए। कृपा करके इस देश के प्रति अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभाइए। जय हिंद।